मैं शुरुआत मुझे लगता है कि साथी आनंद के तुमरे की बात से ही करूंगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों से एक साझा थीम निकल के आ रही है। जो साझा थीम शुरू से आज जो पेपर्स पढ़े गए उसमें कुछ साझा है और कुछ बिल्कुल ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, और इन दोनों ही चीजों पे हमारा जो दृष्टिकोण है उसको मैं थोड़ा टूटे फूटे तरीके से ही सही लेकिन रखने की कोशिश करूंगा। जैसे एक पहले तथ्यात्मक चीजों से शुरुआत में करना चाहूंगा, जो तथ्यात्मक तौर पे चीजें आई हैं उनके बारे में। जैसे पहला सवाल यह आया कि साथी ने अपने किसी लेखन में समन्वय शब्द का या मार्क्सिज्म और उसको फ्यूज करने का या मिक्स करने का अपनी तरफ से कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिस्टम्स को नेम करने का अक्सर जो डायनेमिक्स होता है वो एक्सटर्नल होता है। आप जो करते हैं अक्सर उनको दूसरे लोग नाम देते हैं, आप स्वयं अपने आप को क्या नाम देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप स्वयं अपने आप का अपना सेल्फ परसेप्शन क्या है ये एक सेकेंडरी चीज होती है। और ये क्यों हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वैसे बहुत तरीके से इन दोनों विचार सरणियों के बीच में तालमेल स्थापित करने का कोशिशें की जा रही हैं इस समय। और जो बात मैंने पहले भी कही थी कि क्यों ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, जो एमएल मूवमेंट में जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से भी ऐसी कोशिशें आ रही हैं, और कुछ कोशिशें ऐसी आ रही हैं जो एमएल मूवमेंट के बाद में उनको अम्बेडकराइट या अम्बेडकरिस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि अम्बेडकरवादी शब्द पे भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। हमने मतलब अगर इंग्लिश में लिखना होता तो हम लोग शायद उसको अम्बेडकराइट लिखते, अम्बेडकरिस्ट नहीं लिखते, क्योंकि हमारे में मानना है कि ऐसी कोई कोहेसिव आइडियोलॉजी या थियरी अम्बेडकर के पास थी नहीं कि उसको अम्बेडकरिज्म कहा जा सके। तो लेकिन ये थोड़ा हिंदी भाषा की दरिद्रता है कि अम्बेडकराइट के लिए भी अम्बेडकरवादी ही शब्द चलता है, इसलिए वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे उसे डेरिजियन क्राइसिस है, थोड़ा सा वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इस वजह से उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। लेकिन मैं मूल मुद्दों पे आता हूँ, जैसे कि अम्बेडकराइट कहने पे उसमें मैं थोड़ा आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात कि उन्होंने ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने यही लिखा है कि कास्ट इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है, भारत का मैनिफेस्टो नहीं, कास्ट इंडिया के मैनिफेस्टो की बात की, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से जो कंपैरिजन है वो इस रूप में नहीं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सही था गलत था और अंबेडकर का मैनिफेस्टो सही था गलत था। उस मैनिफेस्टो का सही होना कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने अगर मैं एलियनेशन ऑफ कास्ट को कास्ट इंडिया का मैनिफेस्टो कह रहा हूं तो इसमें ये इंप्लिसिट नहीं कि वो सही ही है। लेकिन जब आप कंपैरिजन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से करेंगे तो ये रूपकीकरण बड़ा घातक है, क्योंकि इस हर मेटाफर्स में कुछ इंप्लिसिट अजम्पशंस होते हैं, और इस मेटाफर में ये अजम्पशन इंप्लिसिट है। और चूंकि आप साथ में बोलते हैं कि एलियनेशन ऑफ कास्ट के पास कोई कास्ट प्रॉब्लम का सलूशन उस तरीके से नहीं है और वो थियोरेटिकली बहुत वीक है, तो ऑटोमेटिकली इससे को आप चाहें या ना चाहें जो आपका पाठक है वो इससे यही मतलब निकालेगा। और इस किस्म के मेटाफराइजेशन का ये आलोचना मुझे लगता है बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर ये कहा जाता है कि आलोचना न सिर्फ लंगड़ी है, ये लूली, अंधी और बहरी भी है, ये कुछ भी नहीं देख रही है, ये इसके थियोरेटिकल बस इसके मैनिफेस्टो को एक जेनरिक टर्म के तौर पर लिया गया है कि एक मैनिफेस्टो जो वर्किंग क्लास का मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था जो अपने क्लास के लिबरेशन के बारे में बात रख रहा था, तो ये तो एकदम बहुत ही जेनरिक तरीके से यूज करना हो गया। ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल, इस स्टेटमेंट के कोई आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, ये अबव आइडियोलॉजी है, लेकिन ऑस्टेंसिवली ऐसा है नहीं। इस स्टेटमेंट की आइडियोलॉजी है और वो एग्जैक्टली इसी बात में वो विचारधारा नहीं है कि आप एक ऐसा रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूपक से आप बाद में कुछ भी क्लैरिफिकेशन दें, लेकिन इस रूपक से मतलब यही निकलेगा कि आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के एप्लीकेशन जो कि आप उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके, और उस पर फिर अलग से लिखेंगे, लेकिन ये शैडो बॉक्सिंग है मार्क्सिज्म के साथ और कम्युनिज्म के साथ। आप जब इस तरह का रूपक रखेंगे तो और उसके बाद अलग से आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि एलियनेशन ऑफ कास्ट को आप एक सही थियोरेटिकल ट्रीटाइज दलित क्वेश्चन पर नहीं मानते हैं या कास्ट क्वेश्चन के एलियनेशन का एक सही नजरिया नहीं मानते हैं, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली मतलब उसका एक पूरक के तौर पे ये नतीजा स्वयं ही निकल के आ जाएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आपने कंपेयर किया तो उसको भी आप ऐसा ही मानते हैं, और जिस थियोरेटिकल सिस्टम को आप डिपेंड कर रहे हैं उस थियोरेटिकल सिस्टम से तो और भी यही नतीजा निकलेगा जो डेवियन इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, जिसका आप एक मार्क्सवादी हस्तगतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास साथी के और लेखन भी में भी हो सकता है मैं बिल्कुल गलत समझाऊं कहीं ना कहीं, और मैं एकदम इस चीज पे ओपन एंडेड हूं, मैं समझना चाहता हूं इस चीज को और
क्लियर तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा ध्वनित हुआ कि अक्सर अंबेडकर की और उनके जो थ्योरेटिकल, एक तरीके से आप कह सकते हैं जहां से इंस्पिरेशन, जो उनका थ्योरेटिकल सोर्स है, जो डेवियन प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिज्म की जो बात है, जो बेसिकली अमेरिकन लिबरल थॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अमेरिकन लिबरल ट्रेडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ कि डेवी का थॉट क्या था, और डेवी का के बारे में साथी ने जो बात रखी उसके बारे में मैं कुछ अपने विचार रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक और बात है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि ये रूपक वैल्यू लोडेड, ये रूपक वैल्यू फ्री नहीं है, कि एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो कास्ट इंडिया का मैनिफेस्टो है, और इस रूप में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आप इसको तुलना कर रहे हैं, तो इसके पर्याप्त फिर लॉजिकल, इसके जो सारे ये जो लॉजिक एंजेंडर करेगा उसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा, ये जो तर्क पद्धति पूरी पैदा करेगा आगे उसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आइडेंटिटी को आप, जैसे एक तो ये है कि आप किसी चीज को कुछ भी कह सकते हैं सब्जेक्टिवली, या आपको किसी चीज को कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन आइडेंटिटी को डिफाइन, आइडेंटिटी बहुत ही स्पेसिफिक सोशियोलॉजिकल कैटेगरी है सोशल साइंस में। हालांकि सोशल साइंस के प्रति एक डिस्डेन प्रैग्मेटिज्म में हमेशा से रहा है, वो सोशल साइंस को एक तरीके से हर किस्म के फिलोसॉफिकल वैल्यू से फ्री कर देती है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म का और खासतौर पे डेवी के प्रैग्मेटिज्म का बेसिक लॉजिक ही यही था कि वो हर चीज का जैविकीकरण कर देता है, मूल्य का जैविकीकरण, हर चीज का जैविकीकरण और हर चीज की बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है। इसलिए कहें एंड इट्स ऑल ऑन द एक्सपेंस ऑफ थियरी, हर तरीके से थियरी को किनारे कर दिया जाता है, मेथड बिकम्स एवरीथिंग, पद्धति सब कुछ बन जाती है और अप्रोच गायब हो जाता है। जबकि पहला सवाल अप्रोच का होना चाहिए, और बिना अप्रोच के मेथड एक ऐसी सर्वव्यापी, यत्र तत्र सर्वत्र सर्वशक्तिमान चीज बन जाती है जो कि सही होती है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए। जी, वो मेथड अपने आप को करेक्ट करता है, जैसा कि लेबोरेटरी में होता है। हालांकि बाद में नियो कांटियन साइंस का क्रिटिक करते हुए कई नॉन मार्क्सिस्ट साइंटिस्ट ने लिखा कि लेबोरेटरी में भी जब आप जाते हैं तो आपको ए प्रायरी डायलेक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप प्रयोगशाला में जाने से पहले ए प्रायरी डायलेक्टिकल नहीं होंगे तो या तो आप डिटरमिनिज्म के गड्ढे में गिरेंगे या एग्नोस्टिसिज्म के गड्ढे में गिरेंगे। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी भी एक विशिष्ट क्षण पे विज्ञान सभी चीजों का जवाब नहीं दे सकता है, और सभी चीजों का जिस क्षण पे वो जवाब दे देगा उस दिन से विज्ञान मृत होगा। विज्ञान के जीवित रहने के लिए जरूरी है कि उसके सामने कुछ अनडिटरमिन्ड, अनडिटर्मिनेबल नहीं, अननोएबल नहीं, अननोन चीजें होंगी, और उसके क्षितिज पे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनका फिलहाल विज्ञान के पास जवाब नहीं होगा। अगर ऐसा ना हो तो विज्ञान खत्म हो जाएगा। और इसलिए अगर साइंटिस्ट लेबोरेटरी में घुसने से पहले से वो ए प्रायरी डायलेक्टिकल नहीं है, तो अगर वो डिटरमिन्ड फैक्ट्स पे जोर देगा तो वो आइंस्टीन और श्रोडिंगर की गलती करेगा, और अगर वो अनडिटरमिन्ड फैक्टर पे जोर देगा, उसका नियो कांटियन एक्सटेंशन कर देगा कि चूंकि एटम के इंटरनल वर्ल्ड के बारे में, इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में आप सब कुछ साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ भी नहीं डिटरमिन कर सकते। रियलिटी इटसेल्फ बिकम्स अ कंस्ट्रक्ट, ऑब्जर्वर क्रिएट्स रियलिटी, जो हाइजेनबर्ग की पूरी थियरी है। तो इसलिए अगर आप पहले से ए प्रायरी डायलेक्टिकल नहीं है तो मेथड अपने आप में पनिशिया नहीं है सारी चीजों का, और ये मेथड पे ओवर एम्फेसिस जो है प्रैग्मेटिज्म का, और डेवी की पूरी फिलॉसफी का यही फाउंडेशन था। वो एक आप कह सकते हैं मतलब लीगल सेंस में क्रिमिनल नहीं, लेकिन सोशियोलॉजिकल सेंस में क्रिमिनल नेग्लेक्ट ऑफ थियरी, और इस वजह से वो एक वर्गेतर चीज बना देते हैं हर एक चीज। उस पर मैं आगे आता हूँ, और इसकी आइडेंटिटी के सवाल से वापस लौटते हुए कि ये बोलते कि अम्बेडकरिज्म मार्क्सिज्म की एक आइडेंटिटी है, मार्क्सिज्म की डेफिनेटली पॉलिटिकली एक आइडेंटिटी, और हम लोग यहाँ खड़े होकर अगर बात करेंगे कि हम क्या है तो और पूछा जाएगा कि आपकी राजनीतिक पहचान क्या है, कौन कहेंगे हम मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी हैं। लेकिन जिस सेंस में हमने वहां अस्मितावादी राजनीति का इस्तेमाल किया है, उसको कंटेक्स्ट से कहा कि ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है, एक टेक्स्ट में से पाठीय आलोचना है, पाठ आधारित आलोचना है कि पेपर में जिक्र किया गया अस्मिता, और उसको एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ अस्मितावादी राजनीति से हमारा मतलब क्या है। अस्मितावादी राजनीति से अस्मिता को सोशियोलॉजिकली जिस तरीके से डिफाइन किया गया है, जो और वर्ग इस मामले में क्लासिकली अस्मिता, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग वर्ग अस्मिता में नहीं आता है। उस तरीके से अस्मिता को जिस तरीके से सोशियोलॉजिकली और पॉलिटिकली डिफाइन किया गया है, वो एक अलग चीज के तौर पे वो गिवन होती है, एथनिकली गिवन या लिंग्विस्टिकली गिवन। वर्ड लगातार प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो बनता है, लगातार वो क्या बोलेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूट होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डायनेमिक होता है। वो हर मोमेंट पर प्रोडक्शन सिस्टम के, प्रोडक्शन रिलेशंस के डेवलपमेंट के हर मोमेंट पे डायनेमिक होता है।
और इस रूप में वर्ग और सभी अस्मिताओं को एक साथ नहीं रखा जा सकता है एक, लेकिन ये कह देना तो एकदम एक दूसरा एक्सट्रीम ही हो गया कि अम्बेडकरिज्म भी एक आइडेंटिटी है, मार्क्सिज्म भी एक आइडेंटिटी है, और चूंकि आप इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं और चूंकि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के वन ऑफ द हार्शेस्ट क्रिटिक्स हैं, इसलिए आप इन सभी आइडेंटिटीज से ऊपर उठ गए। यही तो डेवी का बेसिक लॉजिक है, यही हर किस्म के थ्योरेटिकल प्रेजुडिस से मुक्ति, जो कि अपने आप में एक प्रेजुडिस है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर किस्म के थ्योरेटिकल पैराडाइम से आप बियॉन्ड चले गए, आप पार चले गए हर चीज पे। आपका अपने विचारधारा का कोई वर्ग चरित्र नहीं बनता है, आप ऐसा समझते हैं कि आपके अपने विचारधारा का कोई थ्योरेटिकल प्रेजुडिस नहीं है, विचारधारात्मक पूर्वाग्रह नहीं है, वर्ग पूर्वाग्रह नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो मेथड पे, वो एक साउंड, एक बहुत ही पावरफुल मेथड पे, जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड है, सेल्फ करेक्शन का मेथड है, जो कि साइंस सेल्फ करेक्टिव होता है ऑटोनोमसली, इसलिए वो लगातार अपने आप को करेक्ट करता चलता है। तो ये आपकी पूरी विचारधारा एक वर्गेतर विचारधारा बन जाती है। आप कॉन्शियसली क्या क्लेम करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी विचारधारा का लॉजिकल कल्मिनेशन ऑब्जेक्टिवली क्या होता है, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस ऑब्जेक्टिव कल्मिनेशन के बारे में हमारा सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हर कोई अपना सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं रख सकता है, इसलिए उसमें बहस की जा सकती है। और एक हाउस होता है तो उस बहस में डेमोक्रेटाइजेशन होता है, व्यूज चर्न आउट होते हैं और निकलते हैं, और एक मैं नहीं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी हमेशा सही होती है, लेकिन स्थिति थोड़ा साफ तौर पे सामने आती है, ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से वो चीजें उभर कर सामने आती है। अच्छा, एक बात मैं जैसे कि पहले मैंने कहा बहुत बिखरी बात होती है, बहुत मतलब स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं बहुत चीजों पे बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, और इस चीज पे मैं एकदम अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ आलोचना के लिए अगर मैंने कहीं किन चीजों को गलत समझा। अब एक जगह यह आता है कि रिजर्वेशन को अंबेडकर ने गलत तरीके से क्या बोलेंगे, गलत तरीके से उसको, अब रिजर्वेशन की पॉलिसी को सही तरीके से वो कंसीव नहीं कर पाए। मतलब कोई एक ऐसा सही तरीका था उस समय ऑब्वियसली, लेकिन आज जब रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इस सवाल को अवॉइड कर दिया गया है कि आप आज के समय में रिजर्वेशन को कैसे देखते हैं, सिवाय इस स्टेटमेंट के कि रिजर्वेशन सोसाइटी के में एक तरीके से सोसाइटी को बिहेव कराने का, कि बिहेव करो, जिसको हम अपने शब्द में कहते हैं एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्टेट इस्तेमाल करता है उसको, कि उस सेक्शन के एक हिस्से को कोऑप्ट करके उस चीज को, सिस्टम को ज्यादा हेजेमोनिक बनाया जाए, उसमें कोऑप्शन का एलिमेंट इन्वॉल्व हो, कंसेंट लेने का एलिमेंट इन्वॉल्व हो, जगह देने का एलिमेंट इन्वॉल्व हो, जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जो दलित तबके हैं उनको जगह देने का हो। लेकिन इस पे मुझे लगा कहीं चाहूंगा कि साथ ही और थोड़ा अगर बताएंगे तो हमें समझने में मदद मिलेगी कि कंटेम्पररी सिचुएशन में रिजर्वेशन पे स्टैंड क्या है। रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, किस रूप में नहीं लागू होना चाहिए, जिसमें हो रहा है तो किस रूप में लागू होना चाहिए, उस पर एक स्टैंड में समझ नहीं पाया। हो सकता है मैं बाहर गया उस बीच ये बात और कुछ कह रही, लेकिन जिस वक्त तक मैं था मैं उस वक्त इतनी ही बात आई थी, इसलिए अगर मैं छूट गया तो मैं माफी चाहूंगा सदन से। लेकिन जितना मेरे सामने आई मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को सर्कमवेंट कर दिया गया कि इस कंटेम्पररी जो क्वेश्चन है रिजर्वेशन पे, उस पर स्टैंड क्या है, जिसके बारे में बताया गया कि कोई एक बहुत ही इंट्रिकेट मैथमेटिकल मेथड के जरिए कोई फॉर्मूला निकाला गया है रिजर्वेशन का। तो हम जानना चाहेंगे, मतलब कि जटिल ही होगा क्योंकि इंट्रिकेट है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको समझने की कि वो क्या फॉर्मूला और किस कंडीशन में उसको आज जस्टिफाई किया जा सकता है, और किस तरीके से वर्किंग क्लास और दलित के स्ट्रगल के लिए वो बेहतर है और उसको आगे ले जाने के लिए काम करता है। अब जैसा कि साथी तुमने ने बताया कि अम्बेडकर ने कहा था कि आई ओव माई एंटायर इंटेलेक्चुअल लाइफ टू जॉन डेवी। इसमें एकदम ईमानदार थे अम्बेडकर, इसमें कोई शक नहीं, उनकी पूरी थियरी इस पे बेस्ड है। लेकिन उसके साथ जब आप ये कहते हैं कि डेवी की जो थियरी है वो जो है अपोज नहीं है मार्क्सिज्म से, और उसको जिस तरीके से परसीव किया गया है वो सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और सेल्फ करेक्टिव जो मेथड होता है साइंस का, उस पर जोर डालती है। तो इसको हम कहेंगे कि जैसा कि डेवी ने किया और आप भी उसको फॉलो करते ही वैसा कर रहे हैं, पद्धति का एक वेलोराइजेशन, उसका परकीयकरण करके उसको सेलिब्रेट करना, रीइफाई करके सेलिब्रेट करना, ये पद्धति देखिए कितनी सही है। और पद्धतियों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। निश्चित तौर पर साथी राजू ने भी बात रखी कि अलग अलग पद्धतियों से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया और पद्धतियां जो अलग अलग मौजूद हैं उससे मार्क्सिज्म सीखता है, मार्क्सिज्म ने सीखा है। और दूसरे का पूरा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म के पीछे एक ऐसी इंस्पिरेशन मौजूद थी जो मार्क्सिज्म में ग्राउंडेड नहीं थी,
और अल्थुसर ने काफी कंट्रीब्यूट किया मार्क्सिज्म में एज अ मेथड, और हम लोग का तो ये भी मानना है कि मतलब उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेथड मार्क्सिज्म में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन, छोटे मोटे बहुत हुए कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो एक पैराडाइम शिफ्ट अल्थुसर के साथ आया वैसा नहीं आया। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी इस स्टेटमेंट का ये मतलब कतई नहीं निकाला जाए कि हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट हैं, हम लोग एकदम उसका क्रिटिक करते हैं। उसका हम आईएसए की जो पूरी थियरी है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस की अल्थुसर की, जो वो दलित वर्गों को कोई एजेंसी नहीं देती, स्टेट पावरफुल बन जाता है, अंततः आप उसको सीरियसली फॉलो करेंगे अल्थुसर की थियरी को तो आप राज्य पूजक बन जाएंगे, स्टेटोलेटर बन जाएंगे। इसलिए बहुत प्रॉब्लम है अल्थुसर की थियरी, वो बात अलग है, लेकिन मेथड में कुछ नया किया, चलिए इतना माना जा सकता है, इतना कंसीड किया जा सकता है। उसके बाद से ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आज के समय में किस चीज से हम सीख सकते हैं कि और मेथड से इसको और स्पष्ट बनाइए। ये जनरल बातें जो काफी लालतू ने रखी, मैं थोड़ा सा प्रसंग आंसर कर रहा हूँ, ये जनरल बातें कि और भी मेथड से सीखा। मार्क्सिज्म ने न कभी इससे इनकार किया, न कभी भाई लुई मॉर्गन के क्रिटिसाइज को अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के एक्सपोजिशन का एक आधार बनाया, जो है जो सबसे प्रवर्तक थे मार्क्सवादी फिलॉसफी के। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेथड के प्लेन पे मार्क्सिज्म में कभी इस तरह का कोई चीन की दीवार खड़ी की गई है। अन्य आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आने वाले मेथड से हम नहीं सीखेंगे, बिल्कुल सीखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वेग कहा जाएगा तो ये कन्वे होगा कि इस पेपर में ऐसा कुछ है जो कि मेथड के क्वेश्चन को लेकर बहुत रिजिड है, तो वो स्पेसिफाई किया जाए कि किस पेज नंबर पे कौन से पैराग्राफ में कौन सी लाइन ऐसी है जो रिडक्शनिस्ट है इन टर्म्स ऑफ मेथड, अपचयनवादी है, जो कि अपचयित कर दे रही है हर चीज को मार्क्सिज्म पे, और मार्क्सिज्म को एक डॉगमा, एक ट्रांस हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी बना दे रही है जो हर तरीके से हर पर्टिकुलर मोमेंट पे हर चीज पे सही होती है। मतलब ऐसा किस जगह कहा गया है, इसको जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तो वो जनरल प्रीचिंग बन जाएगा, और प्रीचिंग से सवाल कभी हल नहीं होता। इसलिए कॉन्क्रीट बात नहीं है, कॉन्क्रीट बात की वजह से किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो हाँ, किसी चीज से ये नतीजा निकलता है, डेवी का ये मेथड फेटिशिज्म, ये जो मेथड के प्रति एक जो फेटिश है कि मेथड सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, मेथड सही है तो हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है, ये किस किस नतीजे पे देखिए डेवी को पहुंचाता है, और एक रूप में साथी आनंद को तेलदुबे को भी पहुंचाता है। जब वो ये कहते हैं कि अंबेडकर उसी डेवियन एक्सपेरिमेंटल जो मेथड, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन का जो मेथड है उसको फॉलो करते गए, और उनका एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट अंत में एंडेड इन अ ग्रैंड फेल्योर। अब ये ग्रैंड फेल्योर जो है वो तो एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे थे, अब आप उनके मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम से इस फेल्योर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि वो डेवियन साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे थे। तब क्या होगा, तब ये होगा कि अंबेडकर के सारे एक्सपेरिमेंट्स का फेल्योर एक मैटर ऑफ चांस बन जाता है, संयोग का मसला बन जाता है। हमारा मानना है कि एग्जैक्टली उनके एक्सपेरिमेंट इसीलिए फेल क्योंकि उनके पास एक ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, जिसको आप प्रेजुडिस बोल सकते हैं, जो बोलना चाहे बोल सकता है। लेकिन ए प्रायरी अगर आप डायलेक्टिकल नहीं, ए प्रायरी, और इसको और ठोस शब्दों में कहा जाए तो अगर आपने अपना वर्ग पक्ष नहीं चुना है, आपने अपना विचारधारात्मक डबल कोर्स में पूर्वाग्रह नहीं चुना है, अपनी क्लास पोजीशन को नहीं चुना है, और आप किसी एब्सोल्युटली करेक्ट या निरपेक्ष अर्थों में सही वैज्ञानिक पद्धति का फॉलो करते हुए प्रॉब्लम्स का समाधान कर देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फेल्योर को एक्सप्लेन किया जा सकता है और ना ही किसी सक्सेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसी भी सक्सेस या फेल्योर को एक्सप्लेन करने के रीजंस अपार्ट फ्रॉम द मेथड कि आप साइंटिफिक लेबोरेटरी में, चाहे वो सोसाइटी हो या वो एक नेचुरल साइंस की लैब, अपने आप में आप उसमें कहां पे आपने परखनरी को कितना कम हिलाया और प्रेसिपिटेशन में क्या गलती कर दी, इसी से आप सारे एक्सपेरिमेंट के फेल्योर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वो साइंटिफिक एजम्पशंस थे, वो कौन से साइंटिफिक प्रेजुडिसेस थे, या वो कौन सा पॉइंट ऑफ डिपार्चर था, या वो कौन सा वर्ल्ड था, वो कौन सा दृष्टिकोण था जो अंबेडकर के एक्सपेरिमेंट्स को फेल्योर पे ले गया। ये ग्लॉसिंग ओवर है अंबेडकर के फेल्योर। अंबेडकर के फेल्योर का प्रिसाइसली रीजन ये था कि उनके पास एक सही विचारधारात्मक अवस्थिति, एक सही विश्व दृष्टिकोण मौजूद नहीं था जो जॉन डेवी उनको दे नहीं सकते। और यहां से थोड़ा जॉन डेवी के ऊपर मैं विस्तार से आना चाहूंगा। हाँ,
एक बात मैं तथ्यात्मक और वो कर दूं, जैसे ऐसा पेपर में कहीं नहीं लिखा है कि मार्क्स ने सब कुछ बोल दिया है। ये चार्ज एकदम गलत है। मुझे लगता है पेपर पढ़ के तब ये बात की जानी चाहिए, क्योंकि इतने स्वीपिंग जनरलाइजेशन, वैसे तो आप प्रेजुडिस के अगेंस्ट हैं, लेकिन आप खुद एक प्रेजुडिस से डिपार्ट कर रहे हैं कि सारे मार्क्सिस्ट ऐसा मानते हैं कि मार्क्स ने सब कुछ बोल दिया है। ऐसा पेपर में कहां लिखा है, एक जगह दिखाइए, या किस जगह से ऐसा नतीजा निकलता है। हम ये भी नहीं कहते कि टेक्सचुअली ये कहां निकलता है नतीजा। हमने मार्क्स के अर्ली वैदिक पीरियड या कास्ट के कंसेप्शन के बारे में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसका जो करेक्टिव रखा कोसांबी ने, उससे सहमति जताई है। हमने इस बात से सहमति जताई है कि मार्क्स ने कास्ट, उनका इशू, हाँ लोग कहते हैं कि मार्क्सिस्ट थियरी में कास्ट शब्द कहीं इस्तेमाल, कास्ट के ऊपर उस तरीके से, हालांकि ये तो फैक्चुअली गलत है कि मार्क्स ने कास्ट के बारे में कहीं नहीं लिखा है। कई जगह रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, इवन जर्मन आइडियोलॉजी में इसके रेफरेंसेस हैं। आप इस चीज पे बहस कर सकते हैं कि वो गलत हो सकते हैं। मार्क्स एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में गलत थे, और हम लोग मानते हैं कि वो गलत है उसके बारे में, और हम लोग बहुत पहले से मानते हैं। और जब तक अभी 1870s, लेट 1870s में वेरा दासोविच को लिखे पत्र मार्क्स नहीं लिखे, अभी सामने नहीं आया था। थियोडोर शहीन ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है, लेट मार्क्स एंड द रशियन रोड, और उसमें उन्होंने दिखाया कि मार्क्स अपने जीवन के अंत की ओर अपने इस कंसेप्शन को काफी हद तक बदल चुके थे। रशियन विलेज कम्युनिटी मीर के सेंस में और कास्ट के सेंस में भी, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव भूमिका के बारे में भी मार्क्स अपने व्यूज को काफी बदल चुके थे। और हम लोग भी इस तरह का कोई डॉगमा मार्क्स के बारे में पाल के नहीं बैठे हैं कि क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं मानते कि मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्स ने जो जो कहा वो मार्क्सिज्म, ये मार्क्सिज्म की एक एग्रीगेटिव अंडरस्टैंडिंग है कि मार्क्सिज्म के सारे स्टेटमेंट, मार्क्स के सारे स्टेटमेंट्स को, एंगल्स के सारे स्टेटमेंट्स को और लेनिन के सारे स्टेटमेंट्स को निकाल के रख दिया जाए और उसके कुल योग को मार्क्सवाद लेनिनवाद बता दिया जाए। ये तो मार्क्सवाद लेनिनवाद है ही। मार्क्सवाद लेनिनवाद, जैसा कि साथी ने खुद कहा, वो तो खुद भी एक मेथड के तौर पर देखते हैं, लेकिन अफसोस कि वो उसको एक अप्रोच के तौर पर नहीं देखते हैं, क्योंकि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एक अप्रोच भी है, एक वर्ल्ड व्यू भी है। आप उसके मेथड के पहलू पे जोड़ दे रहे हैं, उसके फिलॉसफी के पहलू पे, और ये मैं आगे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि डेवियन फिलॉसफी से किस तरीके से निकल के आता है। एक शुरुआती सोशलिस्ट कमेंटेटर थे जिन्होंने डेवी का क्रिटिसिज्म रखा था, सिडनी हुक, अगर मुझे सही नाम याद आ रहा है, मैं ठीक से नाम, हुक तो था, सिडनी था या नहीं था मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद सिडनी हुक नाम था। उन्होंने, ऐसा लगता है एनाक्रोनिस्टिकली ये बात साथी आनंद तेलतुंबड़े के बारे में कही, एनाक्रोनिस्टिकली, क्योंकि उस समय साथी नहीं थे, तो लेकिन लगता है कि एकदम काल विरोधी तरीके से एनाक्रोनिस्टिकली जो भी कई शब्दों ने, वो शायद पीछे जाके या आगे जाके उन्होंने टाइम ट्रेवल करके एक परिघटना को देखा कि क्या घटित हो रहा है, उसके बाद उन्होंने एक चीज लिखी। उन्होंने लिखा कि इस तरह का मेथड फेटिशिज्म जो प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिज्म में नहीं था, उसको उन्होंने नाम दिया था द ग्लफ कॉमन सेंस ऑफ द अमेरिकन इंजीनियर। ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट, मतलब जो पूरे प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा पे जबरदस्त कमेंट है। और दूसरा कहा कि कॉमन सेंस ऑफ अमेरिकन टीचर्स एंड फोकलोर ऑफ अमेरिकन लिबरलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म, ये नाम दिया उन्होंने। और मुझे लगता है कि सिडनी हुक के आगे का थियराइजेशन बहुत मतलब एब्सर्ड हो जाता है, उस पर ना भी जाया जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन ये कमेंट बहुत ही हमें लगता है कि एक्यूरेट कमेंट है, जो अमेरिकन प्रोग्रेसिविज्म की पूरी इस सोच को एक तरीके से थोड़ा उसको स्पष्ट करता है। और अभी हम समझते हैं कि जो पूरी बात, अब ना मेरी ऐसी एक जिज्ञासा थी, वो मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि उससे कई बार आप सिमुलेट करते हैं और इसको स्पेक्युलेटिव फिलॉसफी भी कहा जाता है कि आप कुछ टाके भिड़ाते हैं। मैं जानना चाहता था अलग से रिचर्ड रॉयल्टी के बारे में आनंद जी के क्या विचार हैं, क्योंकि उनके विचारों में रिचर्ड रॉयल्टी की काफी छाया नजर आती है। रिचर्ड रॉयल्टी के मतलब उसकी मुझे हल्की सी बस एक वो नहीं हो सकता मैं बिल्कुल गलत हूँ, मेरा ये बहुत वेग मतलब इंप्रेशन है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन जो जो कहते हैं उसको देखिए, और वो डेवी को ही फॉलो करते हैं इस मामले में, जॉन डेवी को ही फॉलो करते हैं। जैसे जॉन डेवी का पूरा जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है इस वक्त, उसको जो फॉलो करते हैं अमेरिका में, उनका बेसिक नारा जो है, और जो रिचर्ड रॉयल्टी जिनका एक तरीके से मैनिफेस्टो राइटर है, जितने भी लेफ्ट डेवियंस जिनको बोला, लेफ्ट प्रैग्मेटिस्ट जिनको बोला जाता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, वो देखिए क्या कहते हैं। उनका बेसिक जो पूरा एजेंडा है, उसके एलिमेंट्स बेसिक क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, आका affirmative action on the part of the state to redistribute the wealth, स्टेट के रेगुलेशन में इकोनॉमी चलनी चाहिए और वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा वेल्थ को ताकि सोशल हार्मनी बरकरार, अफर्मेटिव एक्शन के जरिए, तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी। दूसरा एंटी कॉम्युनिज्म, उसका एक बहुत बेसिक पार्ट है जिसमें वो सीधे सीधे
सोवियत यूनियन में जो कुछ हुआ, हालांकि रॉयल्टी उसके लिए ज्यादातर एग्जांपल्स लेट 50s से देना शुरू करते हैं और अर्ली 50s से, कुछ एग्जांपल ऑब्वियसली स्टालिन पीरियड के भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर उनके एग्जांपल बहुत कैलिब्रेटेड है, उस पर अलग से बात की जा सकती है कि उन्होंने क्या, लेकिन वो यहाँ का इशू नहीं है बेसिक। तीसरा एक प्रैग्मेटिज्म खास किस्म का, जिसका बेसिक प्रेजुडिस ये है कि हर किस्म के सामाजिक सिद्धांत के प्रति एक संदेह का दृष्टिकोण, कि सामाजिक सिद्धांत अपने साथ जो है मेथड के टर्म्स में अनसाइंटिफिक चीजें लाता है, प्रेजुडिसेस लाता है, इरैशनल कंस्ट्रक्शंस, अतार्किक निर्मितियां ले आता है, और वो इस पूरे साइंटिफिक मेथड को जो है वो प्रदूषित कर देती है। जो साइंटिफिक मेथड डेवी का है उसको प्रदूषित कर देती है, इसलिए कोई थियोरेटिकल प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, कोई सैद्धांतिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, और हर सोशल थियोरी, हालांकि ये खुद भी एक सोशल थियोरी है, लेकिन ये बाकी सोशल थियोरी इसके बारे में ऐसा बोलती है कि हर सोशल थियोरी एक प्रेजुडिस लाती है। और यहाँ पर रूबिन का मुझे नॉवेल का एक कैरेक्टर याद आता है, पुगासो, जो कि निहिलिस्ट है, और वो एक किसी कुलीन पार्टी में मिलता है रूबिन से, और वो बोलता है, रूबिन से पूछता है आप क्या मानते हैं, तो बोलता है मैं कुछ नहीं मानता हूं, मैं निहिलिस्ट हूं, मैं कुछ नहीं मानता हूं। तो रूबिन बोलता है आप यही तो मानते हैं तो आप कुछ नहीं मानते। तो ये जो क्लेम है ना कि सोशल थियरी से वर्गेतर, सिद्धांतेतर, पूर्वाग्रहेतर, पूर्वधारणेतर, हर किस्म के प्री कंसीव्ड नोशन से ऊपर कोई एक प्योर डेमियोर्जिकल साइंटिफिक मेथड है, जो कि अपने सेल्फ करेक्शनल मैकेनिज्म के जरिए सब कुछ ठीक कर देता है। ये जो विचारधारा के प्रति एक पूर्वाग्रह, और ये जो विचारधारा के प्रति ये क्यों है, क्योंकि डेवी अमेरिकन उस लिबरल पॉलिटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसका बेसिक काम था अमेरिकन सोसाइटी के क्लास नेचर को, उसके पावर रिलेशन के ऊपर पर्दा डालना, उसके वर्ग चरित्र, उसमें सत्ता की संरचनाओं, उसमें दमनकारी जो उसका चरित्र है, जो उसका शोषणकारी चरित्र है, उस पर पर्दा डालना। सीधे सीधे नहीं, वो भी बोलते हैं कि ये सब है सोशल कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन उस सोशल कॉन्ट्रडिक्शन के आप पूरे डेवी की फिलॉसफी को फॉलो कीजिए, आपको ये नहीं पता चलता आपको लड़ना किससे है। जैसे आपका दुश्मन कौन है, दिक्कतें ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन आपका दुश्मन कौन है और उससे लड़ेगा कौन, तो न तो वो वर्किंग क्लास की भूमिका को समझते हैं इसमें, न वो उन कॉन्ट्रडिक्शन के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ओरिजिन्स को देखते हैं। पूरे कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरीके से देखते हैं वो मैं थोड़ा संक्षेप में आगे रखना चाहूंगा। एक जो इसमें उनका काम है कि वो हर तरह की हर परिघटना का विवेचन वो जैविक रूपकों के साथ, जीव विज्ञान से जुड़े रूपकों के साथ करते हैं। जैसे अनुकूलन का एक सिद्धांत वो बार बार यूज करते हैं कि जो कुछ होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कंटेक्स्ट के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता चलता है, और ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्या बोले उसको, इंक्रीमेंटल, मतलब कोई रेडिकल उस परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई रप्चर का एलिमेंट नहीं है। कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शंस किसी मंजिल पर जाके संतृप्त होते हैं और वो विस्फोट के रूप में चीजों को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। ये डेवियन फिलॉसफी का कहीं पर भी मॉडल है, कहीं पर भी वो डेवियन फिलॉसफी इस चीज का समर्थन नहीं करती, वो हर तरीके से इंक्रीमेंटल प्रोग्रेशन की बात करती है, यानी चीजें हमेशा एवोल्यूशनरी तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बदलती है, रप्चर नहीं होगा चेंज की प्रोसेस में कहीं। और ये किस चीज से इस रप्चर को रोकने की बात करते हैं डेवी, वो क्या चीज है, वो बेसिकली ये चीज है कि आप जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं सोसाइटी में वो किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं अच्छी तरीके से, मतलब उनका स्किलफुल मैनिपुलेशन अगर किया जाए, जो कॉन्ट्रडिक्शन सोसाइटी में मौजूद है, तो इस तरह के विस्फोटों को रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, और एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस में वो चीज बढ़ती रहती है। और इसीलिए वो हर कैटेगरी का, जो भी कैटेगरी वो पेश करते हैं, उसका क्लास कैरेक्टर नहीं बताते। जो अभी मैं उसको आगे आता हूं कि क्या बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं, वायलेंस को क्या बोलते हैं, हर कैटेगरी का उनका एक वर्गीकरण नाम वो देते हैं, उसका कोई क्लास कैरेक्टर नहीं, ना पावर का कोई क्लास कैरेक्टर है, ना वायलेंस का कोई क्लास कैरेक्टर है। हर चीज एक वस्तुगत नैसर्गिक स्वाभाविक प्राकृतिक परिघटना है जो कि घटित होती है, और उस घटित होने में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप उसको मैनिपुलेट करते हुए इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही रिजर्वेशन की भी पूरी फिलॉसफी है, यही अम्बेडकर की भी पूरी फिलॉसफी है। इस मामले में अम्बेडकर एक्सेप्शनली ईमानदार थे इस मामले में, जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल लाइफ ओव करता हूं जॉन डेवी को। अब वो ये बताते हैं कि इन सारे जो क्या बोल रहे हैं, ये जो सारा गड़बड़ झाला है समाज में, इसका वो विकल्प जो बताते हैं, वो बताते हैं कि
जो भी एजेंसीज हैं सोसाइटी में, जो अभिकर्ता हैं, जितने एक्टर्स हैं सोसाइटी में, उनको इंटेलिजेंटली एक्ट करना। जैसे कि इंटेलिजेंस भी एक वर्गीकृत परिघटना है, जैसे कि जिस इंटेलिजेंस से चिदंबरम एक्ट करता है ऑब्वियसली हम लोग उस इंटेलिजेंस से एक्ट नहीं करते। इंटेलिजेंस का भी एक क्लास कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस एक वर्गीकृत परिघटना बन जाती है कि अलग अलग जो एजेंट्स हैं, एक्टर्स हैं, वो इंटेलिजेंटली एक्ट करेंगे, और इंटेलिजेंटली एक्ट अगर सारे लोग करते हैं तो ये चीजें जो है वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। उसका कोई रेडिकल सोल्यूशन वो कहीं पर भी नहीं चलाते हैं। हर चीज उनके चीज में अगर आप एक एलिमेंट को ले, और सी राइट मूव्स में, हालांकि उनका मार्क्सिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म का अलग क्रिटिक किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने डेवी का एक आंशिक तौर पे सही क्रिटिक रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि डेवी की फिलॉसफी का एक बेसिक बुनियाद ये है कि वो हर चीज का जीव विज्ञानीकरण और पद्धतिकरण कर देते हैं। हर वैल्यू का, हर वैल्यू अपने आप में एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, हर चीज एक मेथोडोलॉजिकल रियलिटी है, और उससे परे कुछ नहीं। उससे परे जो है वो प्रेजुडिस, उससे परे जो है वो सोशल थियरी है, जिससे बचा जाना चाहिए, जिससे राम बचाए। तो इस तरीके से सारी चीजें वर्गेतर एक मेथड पे जाके फेटिश में तब्दील हो जाती हैं। और ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में डेवी की पॉलिटिक्स ने क्या किया? अमेरिकन पॉलिटिक्स में डेवी की पॉलिटिक्स ने एग्जैक्टली वही काम किया। अभी यहाँ देखिए इंटेंशंस की बात नहीं कर रहा है, और कोई कहेगा कि डेवी भले आदमी थे और अम्बेडकर भले आदमी थे, बहस नहीं होती। और इसीलिए ये वाला जो लॉजिक आ रहा था कि अम्बेडकर को रिजेक्ट कर दिया, आप बताइए कि किस चीज को रिजेक्ट कर दिया? जैसे अम्बेडकर के फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को कौन अपनाते हैं और क्यों अपनाते हैं, इस पे साफ बात रखिए। हम अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को बेशक रिजेक्ट करते हैं, और कोई उसको डिफेंड करे कि क्यों उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसमें क्या लेने लायक है। उनके जो वो इकोनॉमिक मॉडल देते हैं वो मैक्सिमम एक स्टेट कैपिटलिज्म का, जो जॉन डेवी ने दिया था कि स्टेट ओनरशिप होगी जो कि अफर्मेटिव एक्शन के जरिए इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को इंश्योर करेगी। उनका जो पॉलिटिकल मॉडल है वो मैक्सिमम किस चीज पे जाता है? वो भी स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन पे खत्म होता है, रिप्रेजेंटेशन के पूरे प्रिंसिपल पे जाके खत्म होता है। क्या अब वो रिप्रेजेंटेशन एक रेडिकल मूवमेंट, एक किसी आमूलगामी आंदोलन के जरिए हासिल नहीं किया जाएगा, वो इसी के ढांचे में हासिल किया जाएगा। इसलिए अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी डेवी की पॉलिटिक्स क्या करती है? अमेरिका के कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ऊपर पर्दा डालने का काम करती है। वो कभी भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये नहीं बताती कि दुश्मन कौन है, विक्टिम कौन है, विक्टिम कैसे ऑर्गेनाइज होगा, वो लड़ेगा कैसे, इस पूरी चीज पे पर्दा डाल दिया जाता है। वो बहुत सारी चीजें उन्होंने लेफ्ट पोजीशन ली थी। वैसे उन्होंने न्यू डील के खिलाफ बात की थी, क्योंकि उसका न्यू डील एक कॉम्प्रोमाइज था कैपिटलिस्ट क्लास के साथ, और वो स्टेट ओनरशिप के पक्ष में ज्यादा थे। तो मैक्सिमम जो डेवी का रेडिकलिज्म जाता है वो किस चीज पे जाता है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नंबर 1, जिसका एक फेटिश है डेवी के पॉलिटिक्स में पूरा। दूसरा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक सेकेंड, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और वेलफेयर स्टेट, इससे आगे डेवी का मॉडल कहीं नहीं जाता है। अगर जाता है तो बताया जाए, और कैसे आप उसको मेथड के प्लेन पे मार्क्सिज्म के साथ कॉन्ग्रुएंट या कुछ संगति में बता रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और मेथड अपने आप में कैसे वैल्यू फ्री होता है, इसको भी बताया जाना चाहिए। क्योंकि अगर मेथड वैल्यू फ्री होता है तो साइंस में डिबेट्स नहीं होती, क्योंकि मेथड का टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के जमाने में और हर चीज का ये जो एक टेक्नोक्रेसी जो कैपिटलिज्म ने पैदा किया, जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है साइंटिफिक प्रैक्टिसेस का, अगर मेथड वैल्यू फ्री है तो साइंटिस्ट के बीच में कभी कोई डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि मेथड यूनिफॉर्म है और मेथड सारे नतीजों पे पहुंचता है। इस डिबेट का कोई मतलब वो नहीं हो सकता है। इस चीज को डेवी लिखते भी है कि हार्ड साइंस की मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाए, जो सोशल थियरी की मेथोडोलॉजी है उसको नहीं फॉलो किया जा रहा, कि हार्ड साइंस की मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाए, जो जिसको लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं कुछ जगहों पर, कि लेबोरेटरी मेथड और हार्ड साइंस की मेथड को फॉलो किया जाए, यही समस्या सारे प्रॉब्लम का। अब बेसिकली इनका पूरा काम जो बन जाता है कि ये समस्याएं हैं क्यों समाज में, तो डेवी इसका जवाब देते हैं कि फेल्योर टू यूज इंटेलिजेंस, कि लोग इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करता है सही तरीके से, सही मौके पर। मैं यानी सही मेथड नहीं फॉलो हुआ, बेसिकली जो एजेंट्स हैं सोसाइटी में उन्होंने सही मेथड फॉलो नहीं किया, और ये है प्रॉब्लम्स का बेसिक रीजन कि क्यों है ये प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का कोई क्लास कैरेक्टर नहीं है, उसमें ऑपरेशन नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम मैट्रिक्स। ऑब्वियसली वो बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत बुरी हालत में इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन एक पॉलिटिकल, उस एक्सप्लॉइटेशन का जिक्र पॉलिटिकल तौर पे नहीं होता है। पॉलिटिकल तौर पे मेरा मतलब है वो तरीका जो सत्ता का प्रश्न खड़ा करे,
जो राज्य सत्ता का प्रश्न खड़ा करे कि राज्य सत्ता का कैरेक्टर क्या है, जो लोग लूटे कुचले जा रहे हैं उनका कैरेक्टर क्या है, और उनके बीच के कॉन्ट्रडिक्शन का क्लास कैरेक्टर क्या है, इस सवाल पे डेवी कहीं नहीं जाते। इसलिए उनके पूरे थियरी में एक प्रोडक्ट सोल्यूशन देने का तरीका है कि हर चीज प्रॉब्लम आई, ब्लैक्स के साथ प्रॉब्लम है या वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम है, तो उसको एक प्रोडक्ट सोल्यूशन देते हैं, जिसको राइट मिल्स ने बोला है प्रोडक्ट सोल्यूशन, कि हर चीज का वो एक तरीका बताते हैं कि सच एंड सच टाइप ऑफ इंटेलिजेंट यूज ऑफ मेथड, इस तरीके का पद्धति का सही इस्तेमाल समस्याओं को हल कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली ट्रांसलेट किस चीज में होता है, राज्य की किसी नीति में, कि राज्य की फला नीति अगर इस तरीके से बने, अगर वेलफेयर स्टेट खड़ा हो जाए, अगर रिसोर्सेज का ओनरशिप स्टेट का हो जाए, अगर इस तरीके से स्टेट अफर्मेटिव एक्शन ले, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करे, अगर इस तरीके से स्टेट ये करे, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो एक प्रोडक्ट सोल्यूशन देते हैं कि फला किस्म का आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जो कि हमें लगता है कि एक तरीके से किसी भी तरीके के रेडिकल रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम से बच निकलने का एक तरीका, और इसीलिए बिल्कुल सही कहा गया है प्रैग्मेटिज्म को। हालांकि ट्रॉट्स्की ने कहा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रॉट्स्की ने कहा था कि अमेरिकन लिबरलिज्म का बुनियादी एलिमेंट जो है प्रैग्मेटिज्म, जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ में इस तरीके से विचारधारात्मक तरीके से राज्य सत्ता ने और दार्शनिकों ने भीतर बैठा दिया है, घुसा दिया है कि वो एकदम साइके का पार्ट बन गया है। और इसलिए अमेरिकन जब भी प्रैग्मेटिज्म की बात होती है तो अक्सर अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म की बात होती है। वो इस मामले में अमेरिका ट्रेल ब्लेजर प्रैग्मेटिज्म के मामले में, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद इस पूरे चीज को जिस नतीजे पे पहुंचाते हैं देवी, कि बेसिकली उनके उसमें यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इस पूरे जो रियलिटी है, ये जो वास्तविकता है, ये विरोध जो इसमें पैदा होता है, ये उसकी तार्किक परिणति है। ये व्यवस्था, ये नेचर हो या सोसाइटी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो गए, और ह्यूमन नेचर होता है उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलेंगे, तीखा होने से रोकना, बचाना, क्रॉस ओवर करना, उसको ठीक से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। मतलब बेसिकली उनका ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ये ऑब्जेक्टिवली पैदा होता है, और ह्यूमन बीइंग्स उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स की कल्मिनेशन पे ले जाकर रिजॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि उनको दबा के और सप्रेस करके उसको रिजॉल्व करते हैं। इस रूप में अंतिम तौर पे जो हमें प्राप्त होता है वो होता है सोसाइटी में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, जिस नतीजे पे अंत में डेवी पहुंचते हैं कि एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट पे पूरी बात पहुंच जाती है, और अंत में किसी भी चीज के क्लास कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने से एक इंकार कर दिया जाता है। पावर को बोलते हैं कि पावर जो है वो क्या चीज किस चीज को सिंबलाइज करती है, एनर्जी। पावर एनर्जी को सिंबलाइज करता है, वायलेंस वेस्ट बर्बादी को सिंबलाइज करता है, और जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है वो एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स स्टेट वेलफेयर, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो है वो एफिशिएंसी को सिंबलाइज करता है। तो अंत में पूरे एनालिसिस में जो चीज एकदम कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट है, जो संदेहास्पद तरीके से गायब है, और आप डेवी जैसे इंटेलिजेंट जिन्होंने की मार्क्सिज्म काफी पढ़ा, उन ऐसे फिलोसफर से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि एक क्लास इनइक्वालिटी से इतनी बुरी तरीके से पीड़ित समाज में उनके पूरे सिद्धांत में जो चीज गायब रहती है, हालांकि सब्जेक्टिवली वो गायब करते हैं, फिर भी कोई डिकंस्ट्रक्टिव मेथड से उनके भी राइटिंग्स में निकाल सकता है कि क्लास कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सब्जेक्टिवली डेवी इस चीज को सर्कमवेंट करते हैं, क्लास के चीज को और क्लास कॉन्ट्रडिक्शन को और चीजों के क्लास सोल्यूशन को, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स को, रेडिकल सोल्यूशन को वो खारिज करते हैं। यही काम एग्जैक्टली अम्बेडकर करते हैं, और इस मायने में एकदम वाकई में वो उन्हीं के फॉलोअर थे, टू द लास्ट वर्ड, ऑलमोस्ट आखिरी शब्द। और इस रूप में हम इसको एक रिग्रेसिव फिलॉसफी मानते हैं, हम इसको प्रतिक्रियावादी उस रूप में नहीं मानेंगे, लेकिन हम पुरागामी है, आगे नहीं ले जाती, क्योंकि स्टैटिक भी जो चीज होगी वो रिएक्शनरी होती है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है ना, तो उसके रिलेशन में वो रिएक्शनरी बन जाती है। ये जो मेंटेन स्टेटस क्वोइस्ट है, उसी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की वकालत करती है, उसके किसी भी रेडिकल सोल्यूशन का विरोध करती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो जब हम अम्बेडकर का क्रिटिक कर रहे हैं, इसमें भावनाओं को किनारे रख देना चाहिए, और इस मामले में साथी लाइटों से बिल्कुल असहमत कि भावनाओं और वैज्ञानिक पद्धति के बीच में कोई ऐसा चीन की दीवार खड़ी की जाती है कि मार्क्स कहीं कहीं वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और फिर वो कहीं भावनात्मक हो जाते हैं। उस भावनात्मकता में ही उनकी वैज्ञानिकता है, और उनके हर वैज्ञानिक फॉर्मुलेशन में उनकी भावनात्मकता है।
जब वो कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में सारे रिश्ते नाते आने पानी के ठंडे पानी में डुबो के रख दिए जाते हैं, इसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? भावनात्मक स्टेटमेंट या वैज्ञानिक स्टेटमेंट? ये वाटर टाइप कंपार्टमेंटलाइजेशन मुझे नहीं लगता है। साइंटिफिक थियराइजेशन करने के लिए पैशन होना जरूरी है। बिना पैशन के हर थियराइजेशन अनसाइंटिफिक होगा, बोधा होगा, बदबूदार होगा, सड़ेला होगा। हर थियराइजेशन, हर साइंटिफिक थियराइजेशन के लिए एक क्लास पोजीशन जरूरी है, एक क्लास पैशन जरूरी है। उसके बिना दुनिया का कोई थियराइजेशन नहीं, तो बेबी टाइप का थियराइजेशन हो जाएगा। तो इस रूप में हम इस तरह से भावना और उसके बीच में कोई दीवार खड़ी करके नहीं देखते हैं। और हम ये भी बताते हैं हम व्यक्तित्व तो क्या हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ये बार बार बात है। हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अम्बेडकर में हम क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि अम्बेडकर में हम क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज को किसी भी चीज को जो है रिजेक्ट करने का मार्क्सिस्ट तरीका कभी ये होता ही नहीं कि होल सोल रिजेक्ट कर दिया जाए। किसी भी चीज को रिजेक्ट करने का यही तरीका होता है कि हम उसका डायलेक्टिकल इवैल्यूएशन करते हैं और उसके डायलेक्टिकल इवैल्यूएशन के आधार पर हम तय करते हैं कि इससे क्या ले सकते हैं और क्या उड़ा सकते हैं। सार सार का वही है, छोटा दे उड़ाए। तो इसलिए अम्बेडकर में क्या सारभूत चीजें हैं उनको हम भी लेते हैं और हम समझते हैं कि दलित आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने में और इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को वही केंद्र में ले आए, उनके पहले से चल रहे थे। एंटी कास्ट ऑपरेशन मूवमेंट चल रहे थे और कम्युनिस्ट भी चला रहे थे। वो जब अवतरित हुए भारतीय राजनीति के उसमें, उससे पहले भी कुछ प्रयोग हुए थे जो कि, और ऐसे भी लोगों ने किए थे जो कम्युनिस्ट नहीं थे। इस तरह के लोगों ने भी इस तरह की बातें की। इसलिए उनको जो ड्यू है, जो क्रेडिट ड्यू है वो हम देते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि इस अम्ब्रेला के नीचे उनका सब कुछ ले ली, ये भी तो मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। कैसे लेने सब कुछ? तार तार करके क्यों नहीं बात की जाती? जनरल टर्म्स में क्यों बात की जाती है? क्या अम्बेडकर को ऐसे रिजेक्ट कर रहे? दुखे होने की कोई बात नहीं है। हम ऐसे एक तो रिजेक्ट नहीं करते, ठीक से पढ़िए पेपर। हमने बहुत स्पेसिफाई किया है कि हम क्या रिजेक्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं। और जहां पर आप साइंटिफिक क्रिटिसिज्म करेंगे, वहां पे आप कि वैसे तो हर जगह आप एक राइडर बोल दीजिए कि वैसे तो अम्बेडकर बहुत मानते लेकिन उनका ही, वैसे तो अम्बेडकर ने बहुत योगदान किया उनका ही। ये तरीका नहीं होता मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का। प्रूधो का जब क्रिटिसिज्म किया मार्क्स ने पॉवर्टी और फिलॉसफी में, तो प्रूधो तो एक सोशलिस्ट थे। तो वेज इक्वालिटी की बात कर रहे थे, वो मार्क्स वेज सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे थे, उन्होंने उनका क्रिटिक किया। लेकिन शब्दावली देखिए, बुद्धन और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। एम्पीरियल क्रिटिसिज्म में पूरे मार्क्सिस्ट का जिस तरीके से क्रिटिक किया लेनिन ने, उसकी शब्दावली देखिए। जब कम्युनिस्ट आपस में ऐसे बहस करते हैं तो वो जॉन डेवी के फॉलोअर को स्पेयर कैसे करते हैं? किसी की बात। तो इसलिए ये जो प्ली फॉर कंसिडरेट, ये जो प्ली फॉर कंसिडरेट एक्सेप्टेंस ऑफ अम्बेडकर है, इसको हम लोग एकदम रिजेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट नॉन डायरेक्टली। इस तरह की किसी भी प्ली किसी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पे और अम्बेडकर के भी किसी साइंटिफिक एवल्यूएशन पे नहीं ले जा सकते किसी भी आधार पे, न तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, न किसी भी द सो कॉल्ड ट्रांस आइडियोलॉजिकल मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। अम्बेडकर की ये कौन सी मेथोडोलॉजी है? अगर मेथड की ऐसी प्योरिटी की बात की जा रही है, कौन सा मेथड है? ये तो वो बात है कि जब हमें मन करेगा तो हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और जब हमें मन करेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। तो ये उस तरीके से हमें नहीं लगता कि इस चीज को समझा जा सकता है। अब कुछ बातें मतलब मैं जो सुबह पेपर पेश किए गए हैं उसके बारे में मैं बाद में अलग से बात रखूंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ और साथी को जाना भी मैं चाहूंगा कि उनका भी दोबारा एक क्लैरिफिकेशन स्टैंड या हम लोग का क्रिटिसिज्म हम लोग समझना चाहते हैं चीजों को। हम लोग एकदम ओपन एंडेड, हम आप थोड़ा यकीन कीजिए, हम लोग किसी भी तरीके से उस कम्युनिस्ट ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करते हैं जो कि मार्क्सिज्म कुछ चीजें, मार्क्सिज्म एक वर्डी और मेथड जो कि किसी भी परिघटना को, किसी भी प्रश्न को, किसी भी वैल्यू जजमेंट को सवालों के दायरे से परे मानती है। हम सीखने को तैयार हैं, हम अपना क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार हैं, हम जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने को तैयार हैं। प्लीज प्लीज प्रेजुडिस से नहीं डिपार्ट कीजिए। आप हमारे पेपर को फिर से देखिए, हमारी भाषा क्या है, आपने चूंकि उस पर जजमेंट दे दिया कि यंग टीम ने शायद लिखा है और मार्क्सिस्ट उससे लिखा है और ये उसकी दिक्कतें हैं, हर चीज में मार्क्स का जैसे सोल्यूशन है मार्क्सिज्म में। साइंस के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। ये तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप मार्क्सिज्म को देखते कैसे हैं। आपके स्टेटमेंट से खुद पता लगता है कि आप मार्क्सिज्म को एक डॉगमा के तौर पर देखते हैं। मार्क्सिज्म को अगर आप एक साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, क्योंकि एक जगह आपने बोला है
कि मार्क्सिज्म को मैं एक ऐसे मेथड के तौर पे देखता हूं अपने स्टेटमेंट की शुरुआत में, जो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज को एक्सप्लेन करने का एक टूल है जो आप, तो जब आप उस टूल के तौर पे अपने आप को देखते हैं तो फिर आप, ये बहुत ही अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है कि मार्क्सिज्म हर चीज का सोल्यूशन नहीं देता। ये ऐसी बात है कि नेचुरल साइंस हर चीज का सोल्यूशन देता। ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में अगर देखा जाए, समकालीन स्थिति में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका फिलहाल मार्क्सिज्म के पास जवाब नहीं है, जिनको बहस चल भी रही। एलजीबीटी का सवाल है, आइडेंटिटीज जो इस तरीके की सेक्सुअल ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटीज पैदा है, उस पे आरसीपी यूएसए ने पहले कुछ और पोजीशन ली थी, अभी कुछ और पोजीशन ली। तो मार्क्सिस्ट मूवमेंट इतना मरा हुआ नहीं है कि उसके भीतर कोई इंटरनल डिबेट नहीं है। कम्युनिस्ट मूवमेंट के भीतर हर एक कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पे आप उसका क्रिटिक रखिए, लेकिन आप मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट एनल मूवमेंट को आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि ये कुछ बुद्धम शरणम गच्छामि करने वाले लोगों का गिरोह है जो किसी चीज को बहस नहीं करता है। ये एकदम एहिस्टोरिकल गलत फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रेजुडिस से किया गया रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई मतलब नहीं, इट्स कंप्लीटली मीनिंगलेस। तो इसलिए इस, या तो आपको जानकारी नहीं है कि एमएल मूवमेंट के भीतर किन सवालों को लेकर डिबेट चले, और जानकारी नहीं तो यही कहा जा रहा है कि फिलहाल मेरी इस बारे में जानकारी नहीं, मैं जितना जानता हूं कम्युनिस्ट ऐसे रहे हैं कि वो डॉगमेटिक तरीके से करते रहे। लेकिन इस तरीके से रिजेक्ट कर देना कि कम्युनिस्ट मूवमेंट में डॉगमेटिस्ट भरे हुए हैं, ये भी तो एक रिजेक्शन। आप भी तो ऐसे मत कीजिए रिजेक्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट को, कम से कम बताइए तो क्या रिजेक्ट करने लायक हम सीखेंगे उसमें। हम खुद हमने कम्युनिस्ट मूवमेंट के कई हेरिटेज को डायरेक्टिकली हमने इनहेरिट किया, पेपर में भी हमने लिया है कि हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते, ये हमने लिखा है। अच्छा हाँ, फिर ये बात आती है कि मैं अपने आप को मार्क्सिस्ट इसलिए नहीं बोलता कि मार्क्सिस्ट ने ये किया, ये बोलते हैं कि मैं मार्क्सिज्म को एक मेथड के तौर पे मानता हूं जो साइंटिफिक है, जो आज के चीजों को एक्सप्लेन करता है, और उसके एक टूल के तौर पे मैं देखता हूं। और बहुत सारे सवालों का जवाब अभी फिलहाल उसके पास नहीं है, ये भी बात सच है, तो हम भी मानते हैं कोई किसी भी साइंस के पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सारे सवालों का जवाब कैसे हो सकता है अगर वो साइंस है। धर्म के पास सारे सवालों का जवाब होता है, क्योंकि वो कभी कोई सही सवाल पूछता ही नहीं। इसलिए सबसे बुनियादी सवाल ये है कि साइंस कभी सारे सवालों का जवाब कैसे दे सकता है। ये उम्मीद ही बहुत अनसाइंटिफिक उम्मीद है कि मार्क्सिज्म सारी, ये शिकायत बहुत गलत शिकायत है, मतलब ये अतर्कसंगत रूठ गए बच्चे की शिकायत कि मार्क्सिज्म हर चीज के जवाब नहीं कैसे दे सकता है। वो एक साइंस है, अगर आप उसको एक साइंटिफिक मेथड मानते हैं तो। उसके बाद वो कहते हैं कि चूंकि मार्क्सिस्ट ने ऐसा ऐसा किया इसलिए मैं अपने आप को मार्क्सवादी नहीं बोलता, ये भी स्टैंड गलत है। जैसे आज दुनिया में अमानवीयता बहुत बढ़ गई, बहुत लोग अमानवीय हो गए, तो आप अपने आप को मानव कहना थोड़ी नहीं बन सकते। आप कभी अपने आप को मानव कहें, आप अपने आप को मार्क्सिस्ट इस आधार पर नहीं कहते हैं कि मार्क्सिस्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट आप अपने आप को इसलिए कहते हैं कि मार्क्सिज्म एज अ सिस्टम ऑफ थॉट, एज अ साइंटिफिक आइडियोलॉजी, वो चीज क्या है, वो क्या कहता है, वो देखने का क्या नजरिया देता है चीजों, तब आप अपने आप को कुछ कहते हैं या नहीं कहते। लेकिन मैं इस चीज को समझ सकता हूं क्योंकि आप वर्गेतर मेथड में यकीन करते हैं, इसलिए इस चीज को समझा जा सकता है। मैं 2-3 मिनट और अब ये भी एक मुझे लगता है साथी लालटू के बारे में थोड़ी सी बात रखूंगा, उनके विचारों पर मैं समझना चाहता था कि एग्जैक्टली उनका क्या मतलब था जो उन्होंने बोला कि मार्क्सिज्म में से अगर एनार्किज्म निकाल दिया तो कुछ बचता नहीं है। ऑब्वियसली नहीं बचता। एनार्किस्ट शब्द होता है एनार्किस्ट, जो स्टेट के खिलाफ है। इस रूप में मार्क्सिज्म एक मार्क्स एनार्किस्ट एम जो था, स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी का एम, थियोरेटिकली स्पीकिंग उससे अग्री करते था, इस रूप में एक एनार्किस्ट उनमें था। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत गलत तरीकों से समझा जा सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत फैशनेबल है ये एनार्किस्ट एप्रोप्रिएशन करना। मार्क्स का एक पूरा ग्रुप ऑटोनोमिया मूवमेंट का एक ऑफशूट यहाँ पर पैदा हो गया है। अरविंद घोष की तरफ से मैंने आर्टिकल पढ़ा अभी रेडिकल नोट्स में, जिसमें वर्कर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वेंगार्ड को खारिज किया जा रहा है कि वेंगार्ड नेसेसरीली सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लास को, हिरावल जब भी आता है तो वर्क को अपदस्थ कर देता है। ये एक नेसेसरी आउटकम के तौर पर पेश किया गया है। ऐसा हुआ हो इतिहास में, इससे कुछ फर्क नहीं है। जैसा है कि आप एक दिन के लिए क्रिकेट पे गिर गए, इसका मतलब नहीं कि आप रोज के लिए क्रिकेट पे गिरेंगे, अब ये दिन आप देख के चलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि पहले के सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट में इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आए, लेकिन ये बहुत फैशनेबल आजकल की टेंडेंसी है कि अराजकतावादी हस्तगतीकरण किया जाए मार्क्स का। इसलिए हम कहेंगे कि नोट ऑफ कॉशन बस हम देना चाहते थे कि इस तरह के एब्सोल्यूटिस्ट स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाने चाहिए, इससे बहुत गलत है। और भावना और तर्क के बीच की ये जो दीवार है, तर्क बिना भावना के नहीं, कौन सी डायलेक्टिक्स हुई, मतलब तर्क और भावना दोनों एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे को कॉन्स्टिट्यूट रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं, यह संभव ही नहीं है एग्जिस्ट करना इस रूप में। एक बात यह है कि जैसे रणधीर सिंह ने कहा कि गांधी को भी पढ़ना चाहिए, जैसे मेथड की बात आ रही थी कि अलग अलग मेथड से सीखे।
रणधीर सिंह इसलिए नहीं कह रहे कि गांधी अपने युग के सबसे चालाक वो थे, रणधीर सिंह उस पोजीशन पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। रणधीर सिंह ने जो अभी फिलहाल में भी एक लेख लिखा कि सोवियत संघ में समाजवाद था ही नहीं, वो कुछ और था जो बना था। वो उनकी पूरी पोजीशन किसके करीब जा रही है, जो इंटरनल लेफ्ट ऑपोजिशन मौजूद रहे, मियां स्नुकोव से लेकर अलेक्जेंड्रा कोलोंताई से लेकर स्मिर्नोव से लेकर इस तरह के जितने नॉन पार्टी रेवोल्यूशनिज्म की धारा सोवियत पार्टी के भीतर 1917 से लेकर 1932 तक मौजूद थी, उस सभी धाराओं का एक बहुत दरिद्र किस्म का मिश्रण पेश करना है। और वो अब ये बोलते हैं, एक जगह मैंने सुना, शायद किसी ने मुझे बताया कि उसके बाद वापस वो ये बात करने लगे कि क्रांति होगी और सोशलिज्म आएगा। एक जगह उन्होंने दिल्ली में आया तो बोल रहे थे, मैंने उनको सुना कि अब सोशलिज्म की उम्मीद करना मार्क्सिस्ट को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने एक टर्म दिया सोशलिज्म ओरिएंटेड पॉलिसी। अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ा है सोशलिज्म ओरिएंटेड पॉलिसी। अब इस पोजीशन से वो वापस बदल के प्रोलेटारियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म पे आ गया, तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक समय में उनकी ये पोजीशन हो गई थी कि अब आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं इसी दायरे के भीतर आप सोशलिज्म ओरिएंटेड पॉलिसीज के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। तो गांधी को पढ़ने के लिए वो इसलिए नहीं करें कि वो आपको मेथड सिखाना चाहते हैं। गांधीयन मेथड में कुछ ऐसा अलग से मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या नया, मैं पढ़ूंगा उसके बारे में, जानता नहीं हूँ। मैं इस बारे में भी ओपन, गांधी को पढ़ा जाना चाहिए और मार्क्सवाद कहता है कि सबको पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रणधीर सिंह की शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये मार्क्सवादी वैसे भी सब कुछ पढ़ते हैं और इसीलिए उत्तर आधुनिकतावाद के क्रिटिक पेश करने से लेकर और इस तरह की तमाम विजातीय और वर्ग प्रवृत्तियों का क्रिटिक करने में मार्क्सिस्ट ने सबसे पहले कदम उठाए, चाहे वो उत्तर आधुनिकतावाद हो, उत्तर संरचनावाद हो, उत्तर नारीवाद हो, उत्तर मार्क्सवाद हो, उत्तर वगैरह वगैरह बात हो, है ना। उन सबका क्रिटिसिज्म करने का जो मार्क्सिज्म ने काम किया वो किसी एक्सटर्नल मेथोडोलॉजिकल इंस्पिरेशन से नहीं किया, मार्क्सिज्म ने अपने मेथड से किया और पढ़ के किया। इसलिए मार्क्सिज्म एक मेथड भी है, एक वर्ल्ड व्यू भी है। जैसे आप जब बोलते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट, तो आपका मटीरियलिज्म के पहलू पे जोर है और आप बोलते हैं कि ये वर्ल्ड व्यू जो है वो, और लेकिन मटीरियलिस्ट डायलेक्टिक्स शब्द भी आपको मार्क्सिस्ट राइटिंग पे मिल जाएगा जिसमें एक मेथड पे जोर दिया गया। डायलेक्टिक्स उसका मेथड है, मटीरियलिज्म उसका वर्ल्ड व्यू। और इस रूप में मार्क्सिज्म एक मेथड देता है, नहीं कि तो ये स्टैटिक मेथड है और एक गीता और कुरान लिख दिया गया, कोई ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए डॉगमा के तौर पे एस्टैब्लिश कर दी गई। उसको डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म डेवलप होता रहा है भाई। 30s और 40s में निगेशन ऑफ निगेशन को लेकर बहस चली पूरी कि निगेशन, इस चीज को लेकर 5 ग्रेड टीचर्स में सहमति नहीं है कि 3 बुनियादी नियम डायलेक्टिक्स के क्या है। 3 बुनियादी नियमों की बात की गई, स्टालिन ने एकदम अलग नियम बताए, माओ ने कहा कि और कोई नहीं होता है। मतलब ये उसका सोर्स बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं होती। आइए जरा कंपाइल की गई मार्क्स के इनफॉर्मल बातचीत और उस राइटिंग से होता, लेकिन उसमें मार्क्स ने किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत कर माओ ने बातचीत करते हुए कहा कि देयर आर नो 3 कैटेगरीज, देयर इज ओनली 1 कैटेगरी, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। निगेशन ऑफ निगेशन को और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से क्वालिटेटिव लीप की बात को नकार दिया। बहुत डिबेट्स है मार्क्सिज्म के भीतर, डायलेक्टिकल मटीरियलिस्ट मेथड और वर्ल्ड व्यू के बारे में बहुत डिबेट है। ये अपनी कमजोरी हो सकती है और ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है उसकी वजह से पैदा हुआ एक जनरल पब्लिक ओपिनियन है। जनरल पब्लिक ओपिनियन से आगे जाना चाहिए मार्क्सिज्म के बारे में, और ये जनरल पब्लिक ओपिनियन हर चीज के बारे में होता है। इकोनॉमिक्स में बचपन से पढ़ाया जाता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये गलती होती है, ये अच्छाई होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये गलती और ये अच्छाई होती है। और हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सारी अच्छाइयां हैं और कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेहरू ने इसे लागू किया। इस प्रस्थान बिंदु से प्रस्थान नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रस्थान बिंदु ही गलत है। सोर्सेस तक जाने का कम से कम पोस्ट मॉडर्न कॉल को तो जवाब दिया जाए, सोर्सेस तक जाया जाए। और मार्क्सिज्म में थ्रू आउट जो जबरदस्त डिबेट्स रही हैं, इवन अप टू द 60s, लुकाच अल्थुसर डिबेट, ब्रेक्ट लुकाच डिबेट, ये सब सिर्फ कला और साहित्य की डिबेट्स नहीं थी, ये मेथड और वर्ल्ड व्यू के प्लेन पे डिबेट्स। ह्यूमनिस्ट हेगेलियन मार्क्सिज्म की धारा, स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिज्म के साथ उसका डिबेटिंग, उससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टैटिक ट्रेडिशन रही है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म बहुत सीखता रहा है दूसरे मेथड से, लेकिन हाँ, वो अपना वर्ल्ड व्यू और क्लास पोजीशन सीख के नहीं सीखता है, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब किसी साइकिल की धुरी निकल जाती है तो पहिया निकल जाता है और आदमी मुंह के बल से निकल जाता है। साथी अभिनव ने बहुत विस्तार के साथ अपनी बात रखी। साथियों, एक समस्या है कि इतनी इस तरह की इस सत्र में जो बातें आई, खासतौर पर आनंद जी ने जो वक्तव्य रखा और उसके बाद जो वक्तव्य आए हैं, उससे जो हीट भी जनरेट हुई और बहुत सारे मुद्दे भी निकले हैं।
और हम चाहते थे कि इस पे और बातचीत हो और खासतौर पर आनंद जी भी इसमें की बात रखें। अब एक समस्या है, अब इसका समाधान वही कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे 3 बजे यहाँ से निकलना है। हम तो चाहेंगे कि आप अगर इसको थोड़ा टाल सकते हैं तो टालें, जिससे कि आप इस बहस इतनी अच्छी बातचीत हुई है तो इसमें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सके। और दूसरा ये कि अभी लंच का समय भी हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी अपनी बात रखना चाहते हैं या अगर बेहतर होगा कि हम लोग थोड़ा ब्रेक करके लंच लेके फिर थोड़ी देर एक मिनट, अगर 3 बजे तक जाने के लिए कह रहे हैं तो इसको जारी रखा जाए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हो तो इसको थोड़ा सा सभी साथी तो ठीक है। तो हमारे पास कुछ नाम और भी आए हुए हैं और आनंद जी आप अपनी बात रखना चाहते हैं या मैं जी? आनंद से तुम रेडी था। I'm happy it generated debate, but debate was based on much of the assumptions. नहीं बोल सकते सब लोग हिंदी यार। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि जो कुछ मैंने कहा उस पर काफी कुछ बहस हिंदी बोल सकते हैं हुई है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। उस पर बहस को प्रेरणा दी, लेकिन बहुत सारा जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ असम्पशंस है जो कि मैंने नहीं कहा। जैसे साथी अभिनव ने काफी द्वीप पे भाषण दिया, उससे मैं सहमत हूँ, उस पर कोई दोमत नहीं है। लेकिन मैंने कब कहा कि जॉन डुई का मैं समर्थन करता हूँ? मैंने कब कहा कि अम्बेडकर को आप एक्सेप्ट करो? ये बात को बहुत सारी बातें हैं। अभी एक फिलोसॉफिकल तौर पे और दूसरी मेरे काफी उसके लिए टाइम लगेगा जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने जो भी बातें कही गई है उसको मैंने आई डोंट थिंक दैट मैंने कुछ कहा इस तरह का, तो ऐसी बातें हैं। काफी कुछ अच्छी चीजें बोली गई हैं तो जिसका मैं समर्थन करता हूँ, जो क्लैरिटी एंड उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बहस को, तो मैं उसका समर्थन ही करता हूँ। मैंने ये कहा कि इसको अपने जो अंबेडकर या फुले है या जो जाति विरोधी आंदोलन रहे हैं उसका भारत के संदर्भ में क्या योगदान है, उसको ट्रैश नहीं किया जा सकता। हमारी आगे की राह के लिए मैंने खुद कहा है कि ये तरीका नहीं हो सकता है जो बाबा साहब ने बताया है, तो इसका मतलब वो नहीं है। ये भी मैंने कहा है कि जो मार्क्सवाद के बारे में मेरे बारे में कहा गया है, तो वो भी मैंने नहीं कहा कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ या मुझे मार्क्सवाद के बारे में कुछ शंकाएं हैं या कुछ, लेकिन जो मार्क्सवाद की जो परिभाषा है उसको मैंने उद्धृत किया है कि बहुत सारी बातें हैं जो हमें अगर मूवमेंट को आगे लेके जाना है तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं, वो भी मानते हैं कि मार्क्सवाद में कोई डॉगमा नहीं है तो नहीं है, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में जो बन जाता है वो उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि सब कुछ कहा गया है और उसके परे कुछ नहीं है। तो ये एटीट्यूड जो है वो मार्क्सिस्ट का नहीं होना है। मैं खुद को भी, मैंने शुरू से कहा कि मैं अपने आप को मार्क्सिस्ट ही मानता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी शंका मन में आती है कि जिस तरह का मार्क्सिज्म लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसमें मुझे विश्वास नहीं है। तो काफी कुछ बोला गया है जिसका कि सही है, जिसपे कि डिबेट भी हो सकता है, आप करिए डिबेट वगैरह, वो ठीक है, लेकिन
should be pointed, you know, pointed in sense that जो कि मेरी भूमिका नहीं रही, मैंने सिर्फ एक आपके पैरा है जो पेपर में, उसी पे कंसंट्रेट करके कि जो मेरी पोजीशन वो नहीं है उसको मैंने स्पष्टीकरण किया। मैं किसी भी फिलोसॉफी में एंटर नहीं किया था अभी तक। मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताया था कि अंबेडकर की मेथोडोलॉजी थी जॉन ड्वे की, जो कि आई वाज नॉट जस्टिफाइंग दैट। मैंने कहा कि वो साइंस के मेथोडोलॉजी से अगर देखा जाए तो उसी तरह की मेथोडोलॉजी साइंस यूज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ जॉन ड्वे को। जॉन ड्वे वाज अमेरिकन लिबरल, ऑल दिस थिंग, ऑल फेबियन सोशलिस्ट ट्रेडिशन का वो एक हिस्सा थे वगैरह, सभी को मालूम है, उसमें दोहराने की क्या बात है। तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि उसने कुछ डिबेट को शायद जन्म दिया और उसको शायद एनरिच कर जाएगी। मुझे उसके बाद में बहुत कुछ बोलने का समय नहीं है। कभी फ्यूचर में अगर टाइम आएगा तो हम लोग उस पे बहस करेंगे। ओके, इस पर अभी आनंद जी के वक्तव्य पे थोड़ी सी बात रखने के लिए अभिनव ने समय मांगा है, मैं उनका आमंत्रित स्पष्टीकरण से काफी कुछ चीजें साफ हो गई, तो इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं, बस कुछ छोटे मोटे सवाल थे। हो सकता है मैंने शायद गलत समझा होगा कहीं पर। मैं एक बस मेरा छोटा सा होता, बहुत मामूली सी बात थी। जैसे एक तो इस बात को, लेकिन पेपर पे मुझे लगा कहीं ना कहीं आपकी बात पे आरोपित किया गया कि इसमें भी उसी डॉगमेटिक पर्सपेक्टिव से, जहां तक मैंने सुना और जहां तक मेरे समझ में आया, कि इस बात को जो जिसे आप अभी कह रहे हैं कि मैं जनरली ये बात कहता हूं कि मार्क्सिस्ट को उस तरह का एटीट्यूड डॉगमेटिक नहीं अपनाना चाहिए, जिसे हम भी सहमत है। इस मामले में एकदम आपसे 100% सहमति में है कि कतई किसी भी रूप में कठमुल्ला दृष्टिकोण मार्क्सवादियों को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा ध्वनित हुआ कि ये बात इस पेपर पे आपने सिर्फ वो एक पैरा पे अपनी पोजीशन को नहीं डिफेंड किया, उस पर हम लोग अलग से बात कर सकते हो सकता है हमने गलत तरीके से समझ लिया हो, और उस पर हो सकता है कि हमने अनइंटेंशनली आपकी पोजीशन का मिस अप्रोप्रिएशन कर दिया हो, लेकिन उस पर आगे बातचीत की जा सकती है। वो मूल मुद्दा नहीं था, लेकिन असली मुद्दा ये था कि पेपर पे वो चीज आरोपित हो गई। कहीं बात में हो सकता है आपका ऐसा इरादा न रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चार्ज जो कि आमतौर पे मार्क्सवादियों पे लगाया जा सकता है, वो पेपर पे लग तो गया था, मुझे ऐसा कहीं लगा। दूसरा मतलब ये था कि मुझे लगा कि जैसे जहां डेवी की बात की गई, वहां से मार्क्स के साथ उनकी एफिनिटी की एक बात आई थी आपके बात में, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो आगे। अच्छा, ऐसा नहीं था तो कोई, मुझे ऐसा लगा कि वो भी एक साइंटिफिक मेथड है, उस तरीके से उसको नहीं देखा जाना चाहिए जैसे मार्क्सिस्ट देखते रहे हैं डेवी को। बहुत ये बात क्योंकि आपकी सच है, क्योंकि कई मार्क्सवादियों ने बहुत ही रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव पे खड़े होकर डेविज्म का क्रिटिसिज्म किया है, और वो इतना खराब क्रिटिसिज्म है कि वो डेविज्म का उतना नुकसान नहीं करता जितना मार्क्सिज्म का करता है। इसलिए वो बात एकदम आपकी सही है, लेकिन ये मुझे ऐसा ध्वनित हुआ, इसलिए मैंने ये बात कही। बस, शुक्रिया। तो अब इस सत्र में जो बातें आई, कुछ नाम हमारे पास और भी हैं, लेकिन चूंकि अब आनंद जी को एक पहले से तय कार्यक्रम के लिए निकलना भी है, और इसलिए हम लोग इस सत्र को यहाँ पर रोक रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये पूरी जो बहस का सिलसिला हम लोग ने इस सेमिनार से शुरू किया था, जाहिर तौर पे जाति के सवाल को या भारत में मार्क्सवादी पद्धति को सही तरीके से लागू करने के सवाल को जितनी गंभीरता के साथ उस पर सोचने और काम करने की जरूरत है, वो यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगा। ये सिलसिला चलेगा और आगे ज्यादा समय लेकर आनंद जी हम लोग के बीच में समय रहेंगे, जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से बातचीत कर सकेंगे, सेमिनार में भी और अन्य जगहों पर भी हम लोग मिलकर बातचीत करेंगे। और बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इस सत्र के बाद आनंद जी चले जाएंगे,
इसलिए हम पूरे हाउस की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इसमें आए और इस बहस को उन्होंने समृद्ध किया। साथियों, एक चीज ये है कि आज चूंकि बारिश हुई थी इसलिए खाने की जगह थोड़ी बदल गई है। बदल में जो देश सेवक का कार्यालय है उसके ऊपर की कैंटीन जो है वहां पर खाने की व्यवस्था की गई है, तो हम लोग वहां पर चलेंगे।